नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी मेरा आखिरी आशियाना का तीसरा भाग। इसके पहले आपने सुना कहानी की नायिका भाइयों के ज़बरदस्त विरोध के बावजूद नौकरी प्राप्त कर लेती है और अपनी मां को लेकर चित्रकूट चली आती है। यहां आने के बाद मां अपने बेटों के बदतमीजियों से नाराज़गी के चलते अपनी प्रॉपर्टी भी बेच देती है, साथ ही उनको समस्त अधिकारों से वंचित करते हुए अपने अंतिम संस्कार तक का अधिकार अपनी बेटी को देती है और अपने देवर से आश्वासन लेती है कि उसके न रहने पर वह उसकी बेटी को सहयोग करेंगे। अब आगे सुनिए क्या होता है। चाचा चले गए। मैंने सोचा अम्मा निश्चित ही शादी में नहीं जाएंगी। जब इतना गुस्सा है तो सोचेंगी कि वहाँ जाने पर सारे लड़के सामने होंगे, हो सकता है वह सब कुछ बातचीत करे, इसीलिए चाचा की लड़की की शादी में दिया जाने वाला गिफ्ट भी अभी से दे दिया। चाचा के जाने के बाद अम्मा कई दिन उदास रही, मगर मेरी सारी आशंकाओं के उलट अम्मा चाचा की लड़की की शादी में गईं। चाचा ने दुनिया की चिंता करते हुए अम्मा के तीनों कपूतों को भी बुलाया। कहा, अब सब हमसे बोलते चालते हैं तो कैसे ना बुलाते। तीनों भाई परिवार सहित शामिल भी हुए। अम्मा के पैर भी संकोच के साथ ही सही छुए। भाभीियों ने भी, पोते पोतियों ने भी छुए। हमारी अम्मा जो पत्थर से भी कठोर दिल लेकर गई थी, वह सभी के पैर छूते ही बर्फ बन के पिघल गई, बह गया आंसू बनकर। अम्मा ने बहुत कोशिश करके अपने आंसुओं को रोका, रोना बंद किया कि चाचा के परिवार का कोई देख ना ले, नहीं तो कहेंगे कि क्या शादी ब्याह हंसी खुशी के माहौल को खराब कर रही हैं। शुभ और शगुन का काम हो रहा है और यह आंसू बहाकर अब शगुन कर रही हैं। अम्मा परेशान हो गई थी, मन उनका उचाट हो गया था। वह लड़की की विदाई के बाद ही वापस आना चाहती थी, लेकिन चाचा ने रोक लिया। असल में सच्चाई यह थी कि वह पोते पोतियों के प्यार दुलार में रुकी थी। सब दादी दादी कहते हुए अम्मा से चिपट गए थे। 4-5 साल का पोता तो उनकी गोद से उतर ही नहीं रहा था। सब इतना पीछे पड़ गए कि दादी को अपने घर खींचकर ले ही गए। चाचा चाची ने भी प्यार मनवार की कि जाओ, चली जाओ भाभी, बच्चे कितना प्यार से कह रहे हैं, इनकी क्या गलती, इनका हक क्यों छीन रही हो, तुम्हारे प्यार स्नेह आशीर्वाद पर इनका पूरा हक है। असल में चाचा चाहते थे कि माँ बेटों के बीच की खाई पट जाए। जो हुआ सो हुआ, दिल से किसी बात को लगा कर क्या बैठना। चाचा ने ही चुपके से तीनों भाइयों से कहा था, माँ को सम्मान के साथ बुलाओगे तो जाएंगी। पोते पोतियों का प्यार जहाँ अम्मा को घर की तरफ खींचे लिए जा रहा था, वहीं लड़कों बहुओं ने एक बार भी नहीं कहा तो उनके पैर उठ ही नहीं रहे थे। चाचा के कहने पर जब तीनों भाइयों ने कहा तब वह गई थी। वहाँ वह लाख कोशिश करके भी अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी थी। बरसों बाद उस घर में वह कदम रखकर आंसू रोकने की हर कोशिश करके भी असफल रही। वह घर जहाँ डोली से उतरने के बाद उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन का पहला कदम चलना शुरू किया था। वह घर आंगन जहाँ उन्होंने जीवन के ढेर सारे सुनहरे सपने और सुनहरे पल बिताए थे, और जीवन का सबसे काला दिन भी देखा था जब पति की दर्दनाक मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर आया था और फिर अर्थी में शमशान की ओर रवाना हुआ था अपने ही बेटों के कंधों पर। और अब उनके जाने के बाद हालत यह हो गई है कि उन्हें यह प्रण लेना पड़ा कि अपने बेटों के कंधों पर वह नहीं करेंगी अपनी अंतिम यात्रा। घर से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। वही घर आंगन जहाँ गुनगुनाया करती थी कि सूरज न बदला, चांद न बदला, मगर लड़के इतना बदल गए थे कि अपनी औलाद कहने में भी अम्मा को संकोच होता था। अम्मा वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी पाई। पोते पोतियों के लाख कहने पर भी नहीं। वे कहते रहे, दादी रुक जाओ। उनके आंसू भी अम्मा को नहीं रोक पाए, क्योंकि चाचा के कहने पर जिन लड़कों ने उनसे चलने के लिए कहा था, घर पहुंचने पर उन सब ने उनसे एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा। अम्मा फिर पत्थर दिल बन चाचा के यहाँ लौट आई थी और चाचा चाची के ढेरों आग्रह के बावजूद अगले दिन सुबह ही वहाँ से वापस चित्रकूट आ गई। चाचा से साफ कह दिया कि बेटी घर पर अकेले है। मैं शादी में नहीं गई थी। एक तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, दूसरे मैं उस जगह किसी सूरत में नहीं जाना चाहती थी जहां मेरा सम्मान इज्जत किसी और ने नहीं, सगे भाइयों ने ही तार तार की थी।
आने के बाद अम्मा चाचा पर बहुत नाराज़ हुई। कहा हमें बुलाकर इस तरह उन सब से मिलाने की कोशिश उनको नहीं करनी चाहिए थी। कोई रिश्ता टूटने के बाद कहाँ जुड़ता है जो ये जोड़ने चले थे। मुझे लगा अम्मा को चाचा के लिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने तो परिवार को, माँ बेटों को एक करने का पवित्र काम किया था। कितनी अच्छी है उनकी भावना। यह बात अम्मा से कही तो अम्मा बोली, तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या करूं, उन सब ने एक शब्द भी नहीं कहा कि अम्मा रुक जाओ। मेरा मन था कि मैं अपने आदमी, अपने पुरखों के घर में रुकूं, उस घर में कुछ समय और बिताऊं जहां जीवन के न जाने कितने सुख दुख के पल जिए थे, जहां इन्हीं बच्चों को जन्म दिया, जहां रात दिन अपने सुख दुख कष्ट की परवाह किए बगैर इन सब को पाला, जहां इन सब की तोतली बातों लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश में गिरने उठकर खड़े होने को देख देख कर मन मारे खुशी को झूम झूम उठता था। मगर कलेजा फट गया। उन सब ने एक बार भी नहीं कहा कि अम्मा रुक जाओ। कान यहाँ सुनने को तरस गए कि अम्मा रुक जाओ। जब वहाँ से निकलने लगी तो मैं अपने को घोर अपमानित महसूस कर रही थी। यह सोचते हुए कदम बाहर निकाल रही थी कि दोबारा अब इस घर की छाया भी नहीं देखूंगी। बार बार मन में आ रहा था कि मैं गाती थी कि कितना बदल गया इंसान, किसी और ने नहीं, मेरी औलादों ने ही चरितार्थ करके दिखा दिया है। वह भी एक नहीं, दो नहीं, तीन की तीनों ने, तीनों एक ही डर्रे पर हैं। हमने आखिर कौन सी कमी की थी इन सबको पालने पोसने में जो लगे। जो लोग कहते हैं कि महतारी बाप के जो संस्कार देते हैं महतारी बाप, बच्चे वही बनते हैं। मैं कहती हूँ कि यह कहना पागलपन है। हम दोनों ने पूरे घर में हमेशा अच्छे संस्कार दिए। जब तक शादी नहीं हुई इन सब की, तब तक यह सब भी ठीक थे, सही सही चल रहे थे। अम्मा यह सब कहकर रोने लगी थी तो बड़ी मुश्किल से चुप कराया था। वह कुछ देर शांत रहने के बाद फिर बोली थी, तुमने बहुत अच्छा किया जो साथ नहीं चली, साफ मना कर दिया। मैं ही मुंह में पड़ गई थी जो तुमसे भी चलने के लिए कहा था। मन में गुस्सा तो बहुत था, लेकिन फिर भी मन में कपूतों से मिलने के लिए जी उलझ रहा था। मगर तुमने इनकार करके हमारी गलती को और बड़ा नहीं होने दिया। लेकिन अब खून खौल रहा है। सुनो, तुमसे बहुत साफ कह रही हूँ कि जब मैं मरूं तो इन सबको भूल कर भी कब्र ना देना। अम्मा एकदम आग बबूला होकर बोली थी। मैं कुछ बोलने को सोच ही रही थी कि अम्मा ने फिर चाचा का नाम लेकर कहा, उनको भी किसी भी सूरत में नहीं बताना, क्योंकि मालूम होने पर वह उन सबको बताएंगे जरूर। तुम्हें मेरी कसम, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। ऐसा ना करके तुम सिर्फ मेरी ही नहीं, अपने बाप की आत्मा को भी कष्ट दोगी, उनका अपमान करोगी। मैं तब उनका गुस्सा, उनकी दृढ़ता देखकर कांप उठी थी। मैंने कहा, अम्मा तुम परेशान ना हो, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं भी कैसी अभागी हूँ जो मुझे यह सब करने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ रही। यह सुनते ही वह बोली, अभागी तुम नहीं, अभागे तो वह तीनों कपूत हैं जिनका अधिकार छीन कर मैं तुम्हें दे रही हूँ। पता नहीं मैं अभागी हूँ कि सौभाग्यशाली, मगर मैंने अम्मा की सभी इच्छाएं अक्षरशः पूरी की थी। किसी को कानों कान खबर ना होने दी। यह सब मुझे उनके द्वारा कसम दिए जाने के 15 साल बाद ही करना पड़ा था। मैं सोचती थी कि समय उम्र के साथ वह सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं गलत निकली। समय के साथ वह बहुत कुछ भूल गई, मगर इस बात को बराबर याद रखा। न सिर्फ याद रखा बल्कि मुझे बार बार पूरी शक्ति के साथ याद भी दिलाती रहती थी। चाचा तब कुछ कुछ समयांतराल पर आते रहते थे। अम्मा को यह अच्छा नहीं लगता था। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्हें इस बात पर चाचा को देखकर गुस्सा आ जाती थी कि उन्होंने धोखे से उन्हें बेटों से मिलवाने की कोशिश की। आखिर एक दिन बोली, बिटिया तुम यहाँ से ट्रांसफ़र कराकर किसी दूसरे शहर में चलो जो यहाँ से काफ़ी दूर हो। मैंने पूछा, क्यों अम्मा, यहाँ सब ठीक तो है। कई बार पूछने पर बोली, जब तक यहाँ रहूँगी उनकी याद आती रहेगी। वह दर्दनाक घटना मुझे रुलाती रहेगी। जिस दिन उनके साथ यहाँ वह घटना घटी, तभी से मुझे यहाँ से पता नहीं क्यों घृणा हो गई है। सोचती हूँ कि किस किस से घृणा करूँ, कब तक करूँ। मैं छोड़ना चाहती हूँ उस बुरी आदत को, इसलिए कहीं दूर चलो। उनकी भावनाओं के आगे मुझे झुकना पड़ा। 1.5 साल तक लगातार कोशिश करके ट्रांसफ़र करा पाई अम्मा के बताए शहर लखनऊ में। अम्मा को मैंने यह कभी नहीं बताया कि ट्रांसफ़र के लिए मैंने पूरे 75,000 रुपये रिश्वत दी थी, नहीं तो मनचाहा शहर
छोड़ दो, ट्रांसफ़र भी नहीं होता। अम्मा वजह के नाम पर बात केवल बाबूजी की करती थी, लेकिन उनकी बातों से मैं साफ अंदाज़ा लगा रही थी कि वह चाचा से भी छुटकारा चाहती थी। मेरी यह आशंका चित्रकूट से लखनऊ चलते समय कन्फर्म हो गई, जब उन्होंने कसम दी कि इस बात की और सख्त हिदायत भी कि चाचा या किसी रिश्तेदार को भी कभी नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ चले रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैं कुछ देर तक उन्हें देखती ही रह गई। मैंने सोचा कि लखनऊ आकर वह कुछ दिन ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगी, नई जगह उन्हें एडजस्ट होने में समय लगेगा, मगर मैं गलत थी। लखनऊ में उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जेल से छूटकर आज़ाद हो गई हैं, अपने घर पहुंच गई हैं। लखनऊ आकर उनकी यह रट और ज़्यादा तेज हो गई कि जैसे भी हो मैं जल्दी से जल्दी दूसरी शादी कर लूं। अपनी कोशिश वह करती रही। मैं जब कहती अम्मा अब क्या शादी करनी, इतनी उम्र हो गई है, वह भी दूसरी शादी, तो कहती कोई उम्र नहीं हुई है, 34-35 साल में तो आजकल लोग शादी कर रहे हैं। मैं कहती अम्मा सबकी और मेरी बात अलग है, इसके आगे वह मुझे बोलने नहीं देती, नॉन स्टॉप शुरू हो जाती। कहती तुम्हें दुनियादारी कुछ पता है, कुछ नहीं जानती हो तुम। एक इंसान गलत निकला तो इसका मतलब यह नहीं कि सब वैसे ही होंगे। एक बार कुछ बात हो गई तो इसका मतलब यह भी नहीं कि उसी बात को लेकर बैठे रहें, बाकी ज़िंदगी उसी बात को सोचने में गला दें। ज़िंदगी में बहुत ऊंच नीच होती रहती है, ऐसे अकेले कब तक ज़िंदगी काटोगी? मैं भी तुम्हारे लिए कितने दिन रहूँगी? ज़िंदगी भर तो बैठी नहीं रहूँगी। अपनी आंखों के सामने तुम्हारा घर परिवार देख लूँ तो मुझे चैन पड़ जाए, नहीं तो मेरे प्राण भी नहीं निकलेंगे। यमराज से भी तू मैं करनी पड़ेगी कि रुक जाओ, अभी बिटिया की शादी करनी है। उनकी इस बात पर मुझे हंसी आ जाती तो कहती बिटिया हंसो नहीं, तुम्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा है। क्या मैं नहीं समझती कि तुम किस तरह ज़िंदगी जी रही हो? उनकी इस बात पर मैं लाख कोशिश करती थी नॉर्मल बनी रहने की, लेकिन चेहरे पर घनघोर गंभीरता आ ही जाती थी। ऐसे में एक बार हम माँ बेटी रो पड़ती थी, ऐसे में कई बार हम माँ बेटी रो पड़ती थी। अपनी अपनी जगह बैठी हम दोनों ही रोती रहती, आंसू बहाती रहती। बड़ी देर बाद खुद ही दोनों चुप हो जाती, क्योंकि हमें कोई चुप कराने वाला, सांत्वना देने वाला भी नहीं था। मैं उठती, चाय बनाती, अम्मा के साथ बैठकर पीती। असल में अम्मा अपनी जगह सही थी। मैं भी अन्य की ही तरह कुछ साल अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। मैं भी सपना देखती थी कि मेरा भी कोई पति हो, बच्चे हों, पूरा परिवार हंसी खुशी से रहे। परित्यक्ता बनने के 1.5 साल बाद ही मैं यह सपना देखने लगी थी, लेकिन परिस्थितियाँ एक के बाद एक बिगड़ती ही गईं। समय तेजी से निकलता जा रहा था। मैं यह नहीं कहूँगी कि समय निकल गया और मुझे पता ही नहीं चला, मुझे सब पता चल रहा था। मैं एक एक पल को तेजी से अपने से बिछुड़ते देख रही थी। मैं अच्छी तरह समझ रही थी कि मेरे जीवन के स्वर्णिम पल निकलते जा रहे हैं। परिस्थितियों ने मुझे विवश कर रखा था। मेरी अनुभवी अम्मा की तेज तर्रार आंखें सब देख समझ रही थी। उनका अपने कपूतों से नफरत का कारण ही यही था कि मेरे भाइयों ने अपनी परित्यक्ता बहन की बजाय जिंदगी संवारने, उसकी दूसरी शादी करने के उसके चरित्र पर महज इसलिए कीचड़ उछाला, पूरे समाज में बदनाम किया, जिससे मैं उनकी प्रॉपर्टी की हवस पूरा होने में रोड़ा ना बनूं। बाबूजी की नौकरी उनमें से किसी एक की बीवी को मिल जाए। अम्मा की कोशिश में कहीं कमी नहीं थी। वह लगी रही, पेपर में निकलने वाली ऐड भी देखती, फ़ोन करती, लेकिन लोगों की बातचीत, प्रश्न सुनकर घबरा जाती। 2-4 दिन शांत रहती, फिर कोशिश करती। एक दिन मुझसे बोली, सुन बुटिया, मैं ठीक से बात नहीं कर पाती, कान से सुनाई भी कम देता है, ऐसा कर तू ही माँ बनकर बात किया कर, मैं सुनती रहूँगी। उनकी बात मुझे बड़ी अटपटी लगी, लेकिन फिर उनकी जिद, उनका आदेश, जिसे मैं सालों साल से मानती आई थी। मैं बात करती, वह ईयरफोन का एक हिस्सा अपने कान में लगाकर बड़े ध्यान से सुनती, फिर कहती इससे आगे बात करेंगे, ये सही लग रहा है, या इससे आगे बात करना ठीक नहीं। उनकी इस कोशिश के चलते कई लोग आए भी,
लेकिन बात जहाँ से शुरू होती वहीं ख़त्म हो जाती। किसी की नज़र में मैं ज़्यादा हेल्दी होती चली गई थी तो किसी की नज़र में ज़्यादा लंबी थी। कईयों के घर वालों ने तो बड़ी बेशर्मी से यह पूछा कि क्या सच में पहली शादी से तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं? फ़ोन पर सारी बातें बता दी जाने के बावजूद यह पूछा जाता था। इन बातों से हम दोनों माँ बेटी बहुत आहत होती, बड़ा अपमान महसूस करती थी। मैं कहती बस कर अम्मा, अब और अपमान नहीं सहा जाता। लेकिन अम्मा अपनी बिटिया की खुशी, उसकी ज़िंदगी सुरक्षित करने के लिए कुछ भी सहने को तैयार थी। इस काम में हम माँ बेटी को लगा कि किराए का मकान ठीक नहीं है, इसलिए अपना मकान जो हम कुछ समय बाद लेने की सोच रहे थे उसे जल्दी से जल्दी लेना तय किया। इसमें खेत बेचने से मिले पैसों से बड़ी मदद मिली। फिर भी बजट कम होने के कारण मेन सिटी से थोड़ा दूर एक सोसाइटी में मकान लेना पड़ा, जो मेरे ऑफिस से करीब 30 किलोमीटर दूर था। आने जाने में होने वाली दिक्कतें मुझे बिल्कुल थका देती थी। कई टेम्पो बदल कर ऑफिस से घर पहुंच पाती थी। ऑफिस में भी वही माहौल था जैसा दुनिया में अन्य जगह। कुछ अच्छे तो ज़्यादातर नोचने खाने वाले लोग ही मिले। 2 सीनियर तो पहले ही दिन से पीछे पड़ गए, बिना काम के बुलाकर बैठा लेते थे। बहुत करीबी, बहुत हमदर्द बनने का प्रयास करते थे। उन दोनों की पूरी हिस्ट्री वहाँ के बाकी लोगों ने बड़ी जल्दी ही बता दी थी। दोनों की मक्कारी जान समझ तो मैं भी रही थी, इसलिए धीरे धीरे अपनी दूरी बढ़ाती रही। एक दिन एक कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा तो मैंने साफ कहा कि सर, कोई काम हो तभी बुलाया करिए, मैं बेवजह की बातें पसंद नहीं करती। दोनों के मन की नहीं हुई तो दोनों ने परेशान करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते थे। दोनों के मन की नहीं हुई तो दोनों परेशान करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते थे। उनके चमचे भी साथ लगे रहते थे। चित्रकूट में मैंने इस तरह की समस्या का सामना नहीं किया था, इसलिए यहाँ एकदम परेशान हो गए थे। दोनों सीनियर का डर इतना था कि बाकी लोग, यहाँ तक कि महिलाएं भी मुझसे बात करने से कतराती थी। मैं अम्मा को कुछ नहीं बताती थी कि वह परेशान होंगी। जैसे तैसे आगे बढ़ती रही। विभाग का लेखा अधिकारी था तो कम उम्र का ही, लेकिन था बहुत तेज तर्रार। बड़े रौब-दाब के साथ रहता था, थोड़ा उद्दंड भी था। सीनियर ने जानबूझकर मुझे उसी के साथ अटैच कर दिया कि मुझे अकाउंट का काम आता नहीं। वह खुर्राट आदमी मुझे रोज़ प्रताड़ित करेगा। जब उसे पता चला तो वह भी तुरंत समझ गया कि निशाना कहाँ है। उसने छूटते ही भद्दी गालियाँ दी सीनियर को, या बिना सोचा कि मैं सामने खड़ी हूँ। जब उसका गुस्सा कम हुआ तो बोला, सॉरी, यह साले इसी लायक हैं। बताइए, आपने अकाउंट का काम कभी किया नहीं है, आपसे काम लूँ? अकाउंट का मामला है, कुछ गड़बड़ हो गई तो दोनों की नौकरी खतरे में, या फिर मैं अकेले ही करता रहूँ? बदनाम यह करेंगे कि एक वर्किंग हैंड साथ दिया तो है, काम क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं सिखाते? वह काम नहीं कर रही है तो या तुम्हारा फेल्योर है। वह सही कह रहा था। सीनियर ने एक तीर से कई निशाने साधे थे। खुर्राट आदमी और मुझको एक साथ परेशान करने, हमारी नकेल कसने के लिए। उनका अनुमान सही था कि मैं काम जानती नहीं तो गलती मिलते ही पनिश करने का मौका उन्हें आसानी से मिल जाएगा। इससे मैं अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उनके सामने सरेंडर कर दूंगी। इस चाल से मैं बहुत डर गई थी। कई दिन मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में सुनो।